ओके, सो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो वर्ड आया है बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर रिएक्शन को डिफाइन करना, स्टेप बाय स्टेप उसकी डिस्क्रिप्शन देना, कैसे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाउ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आई वांट टू कम टू दिल्ली और मैं बोलती हूँ कि मैं अंबाला से दिल्ली आना चाहती हूँ, आप मुझे रूट बताओ, तो आप मुझे स्टेप टू स्टेप बताओगे ना कि मैम पहले आपके पास पहले करनाल आएगा, करनाल से आप पानीपत, ठीक है ना, पानीपत से फिर आगे ये दिल्ली, ऐसे। यू आर गिविंग मी होल इंट्रोडक्शन, मतलब आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो जो जो मेन चीजें आने वाली हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्या होता है कि एक रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू देना, ठीक है ना, कि रिएक्शन जो है किस तरह से प्रोसीड हो रही है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या वर्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। मान लो कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, मेरे पास कोई हेलोजन है RX, उस पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया, ये कोई न्यूक्लियोफाइल था, इसने इस पे अटैक करा, और फिर ये क्या दिखाता है कि X अभी निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन गया, R के पास न्यूक्लियोफाइल आ गया और हेलाइड जो है वो निकल गया। मींस ये चीज मेरे पास क्या है, एक तरह से ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप रिएक्शन करने वाले हो। जो कोई आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, जो उस पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है ना, जनरली इट इज अटैकिंग ऑन दैट। इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा, कि जो फॉर अ मूवमेंट इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे दिल्ली आना है, ठीक है, आई एम सेइंग कि मुझे दिल्ली आना है। अब मुझे ये तो है नहीं है कि मैं सुबह चलूंगी और वहीं पहुंच जाऊंगी सीधा दिल्ली, मुझे कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। आई विल से कि ओके, मेरे को भूख लगी है, मैं करनाल रुक जाती हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे मैम मुरथल रुकना, वहां के परांठे बहुत अच्छे मिलते हैं वहां पे, है ना। एग्री विद मी, मुरथल रुकना चाहिए या करनाल, ये बताओ पहले मुझे, कहाँ रुकूं मैं खाना खाने के लिए। गुड गुड मॉर्निंग नहीं है अपनी, इट्स बेटा गुड इवनिंग है। यस, तो कौन सा प्लेस मेरे को सजेस्ट किया जा रहा है रुकने के लिए, मुरथल या फिर करनाल, कहाँ रुकना है मुझे। मुरथल, मुकुल कह रहा है कि मैम मुरथल में रुकना, वहां पे परांठे बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, काफी बच्चे मुरथल को ही वोट करने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं मुरथल में रुकती हूँ, दैट इज जस्ट माई इंटरमीडिएट स्टेट, कि मैंने खाना खाया या मैंने वॉशरूम यूज किया, उसके बाद में फिर से चल पड़ी। तो यही चीज है कि जो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बनता है, ये चीज जो बीच में दिखा रही है कि इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, वो हमारा इंटरमीडिएट हुआ। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, जो मुझे न्यूक्लियोफाइल के साथ अपना एल्काइल ग्रुप चाहिए था, वो हो गया मेरा प्रोडक्ट। और जो हेलाइड आयन बाहर निकले, दैट आर बाई प्रोडक्ट, वो हमारे क्या हो गए बेटा, बाई प्रोडक्ट। सो इन दिस वे कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर अबाउट दिस थिंग, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो। अच्छा, भूख लग गई क्लास में आते ही, ये शैली। बच्चे आई एम सेइंग कि हमने क्या देखा, रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन क्या होता है, जब हम कोई भी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, हाउ रिएक्शन इज गोइंग, आपने रिएक्टेंट लिया, उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, तो दैट इज कंसीडर्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बच्चे हम लेते हैं शुरू में, उस पे कोई भी एक रिएजेंट जो है अटैक करेगा, फिर वो इंटरमीडिएट बनाता है। जैसे मैंने एक ही एग्जांपल लिया, कोई RX मेरा सबस्ट्रेट है, उस पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, अटैक किया, ये उसका इंटरमीडिएट बन गया कि एक तरफ से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसके साथ जुड़ रहा है और दूसरी तरफ से एक्स मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, ये फिर उसके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बन गए। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनिक रिएक्शन वर्क आउट। ओके, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या है बच्चे, सबस्ट्रेट वो है, रिएक्टेंट है जो सप्लाई करेगा कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड अदर रिएक्टेंट, जो कार्बन को एक नया बॉन्ड देगा या किसी रिएक्टेंट के साथ वो
रिएक्ट करता है, एज अ रिएजेंट भी उसको हम बोल सकते हैं। अगर हम क्या बोले, इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, अगर हमारे पास दो कार्बन एटम दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं नया बॉन्ड, तो हमारे पास फिर चॉइस आ जाती है कि हमें कौन सा चूज करना है। अब जैसे मैंने दो चॉइसेस बताई थी ना कि मेरे को करनाल रुकना है या मुरथल, तो मेरे को ज्यादा वोटे इसकी मिली तो मैं यहाँ रुकूंगी। अब अगर बेटा बीच में स्टॉप ही एक हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं उनके बीच में वन स्टॉप है, तो बट ऑब्वियस है कि वो एज अ रिएजेंट वर्कआउट करेगा, वही एज अ रिएजेंट या सबस्ट्रेट रहेगा। अब अगर मेरे पास मैं बोलूं कि दो स्टॉप थे, दोनों पे ही अच्छा चीज मिलती है, तो एक चीज को चूज करूंगी मैं, दैट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो कहने का क्या मतलब है कि सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जो कार्बन को क्या सप्लाई करे बेटा, नया बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसको फिर हम रिएजेंट बोलते हैं। एक को सबस्ट्रेट बोलते हैं जिसपे अटैक हो रहा होता है, और दूसरा जो एज सच रहता है उसको हम बोलते हैं रिएजेंट है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों ही कैपेबल हैं कि वो सप्लाई कर सकते हैं कार्बन को एक नया बॉन्ड। तो अब फोकस आते हैं कि अरे किसको सबस्ट्रेट बनाना है, तो हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे आपके पास क्या आ जाती है, चॉइस आ जाती है। और ज्यादातर इन रिएक्शन में बच्चे कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। ठीक है ना, इन सच अ रिएक्शन कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो कार्बन एटम के बीच में, या फिर कार्बन एटम और किसी और एटम के बीच में, एंड वन बॉन्ड इज ब्रोकन। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये इंटरमीडिएट था बेटा, अब आर और एक्स का बॉन्ड तो टूट जाएगा, दिस बॉन्ड गेट ब्रोकन, और ये नया बॉन्ड हमारा बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक बनता है और दूसरा टूट जाता है। सो दिस इज हाउ रिएक्शन वर्कआउट। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बाय प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, नहीं 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 बेटा, देखो इंटरमीडिएट क्या होगा कि थोड़े से टाइम के लिए रिएक्शन कैसे हो रही है वो चीज। जैसे कि अगर आपको अंबाला से दिल्ली जाना है, जाना तो आपको दिल्ली ही है ना, लेकिन इंटरमीडिएट मतलब आपने कहीं स्टॉप ले लिया, आप कहीं रुक गए, आपको खाना खाना था, वॉशरूम जाना था, यू आर गेटिंग अ समवेयर, स्टॉप हो गए आप, तो वो हुआ बेटा इंटरमीडिएट। कि अच्छा यहाँ पे रिएक्शन अब इसके बाद आगे चलेगी, तो वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट के अलावा, जब प्रोडक्ट के अलावा कोई चीजें बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास ये जो रिएक्शन थी बच्चे, इसमें हमारा आर न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ हेलाइड आयन भी बना, एक्स नेगेटिव भी बना, तो ये हमारा क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। दिस इज कंसीडर्ड एज बाई प्रोडक्ट। व्हाट माय पॉइंट? ये शैली एंड नेहा, यस बच्चे क्लियर है? ओके ग्रेट। ओके चलो, अब हम चलते हैं बच्चे कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी फिजन टू टाइप से होती है। फिजन इन टू वेज, फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग आउट, ब्रेक आउट होना या ब्रेक होना उसका। तो ये दो तरह से है, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, होमोलिटिक फिजन क्या होती है, होमोलिटिक फिजन रेफर करती है एक ऐसी प्रोसेस से जहां पे एटम क्या एक्वायर करे बेटा, वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मींस हम होमोलिटिक फिजन में क्या दिखाते हैं कि मान लो एक एटम था आर और एक्स, इसने अपना बॉन्ड तोड़ के एक्स को चार्ज दे दिया, यानी कि एक्स पे कोई नेगेटिव चार्ज आ गया और आर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये होती है होमोलिटिक फिजन। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई मिथाइल क्लोराइड था, तो क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बन गया ये। ठीक है ना, कार्बोकेटायन। तो होमोलिटिक फिजन में क्या बोल रहे हैं कि एटम एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि कोई एक एटम जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है ना, वो क्या कहेगा कि मैं चार्ज लूंगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम को मिल रहा है, जिसको मिल रहा है बेटा उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब जिससे छिन गया उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन। जब किसी भी कार्बन एटम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बो केटाइन, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको हम क्या बोलते, कार्बे एनाइन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, होमोलिटिक फिजन उस प्रोसेस को रेफर करती है जहां पे एटम क्या एक्वायर करे बच्चे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो एक्वायर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। वही चीज इन्होंने बोली कि कोवेलेंट बॉन्ड को क्लीव करने के, क्लीव मतलब क्या होता है, ब्रेक करने के। ठीक है, ब्रेक करने के दो मेथड है,
हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो और होमो में क्या रहेगा, ये मैंने हेट्रो का बता दिया आपको, दिस इज नॉट होमो, हेट्रो है ये, ठीक है, कंफ्यूजन में मैंने हेट्रो, होमो तो सेम होगा, ठीक है। इसको एक बारी दोबारा करते हैं बात। देखो हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होगी बच्चे, द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। यानी कि वही चीज जो मैं आपको बता रही थी कि एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने दे दिया उस पे क्या, जिसने ले लिया उस पे नेगेटिव, और जिसने दे दिया उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो हुआ हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कि जिसमें बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वही सारा चार्ज ले जाएगा, ठीक है ना, दैट विल गेट द चार्ज। सो इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट, कि एक पे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाए वो। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस के बाद क्या होगा, आपको दिख रहा है कि वन एटम हैज सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेक्सटेट का क्या मतलब है कि उसके पास बचे 6 बॉन्ड है, 6 एटम है, CH3 है, तो पर हम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, इसके पास कितने हो गए, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन along with 1 पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, और ऑन द अदर हैंड अ वैलेंस ऑक्टेट विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाले के पास क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव चार्ज, जैसे ब्रोमीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हम उसकी इस तरह से शो करेंगे कि एक जो है हमें क्या दिखाए, पॉजिटिव, और एक हमें चार्ज दिखाए नेगेटिव, तो दिस इज कंसीडर्ड एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। अब अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चे पक्का आता है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, आपको नीट में, जेई में, दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है कार्बोकेटाइन का। तो हमेशा ध्यान रखना है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल। यस, इज एनीवन स्पीकिंग समथिंग? मैम यस सृष्टि। मैम वो जो नेगेटिव चार्ज है जो किसी भी एक एलिमेंट पर आएगा, वो कैसे पता चलेगा कौन से पर आएगा? बेटा हेलोजन जनरली नेगेटिव चार्ज ही कैरी करेंगे, हेलोजन को जरूरत होती है ना अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, तो अगर आपके साथ कोई हेलोजन है तो बट ऑब्वियस है कि हेलोजन ही कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 17 होते हैं, उनको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो जनरली कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज ही, ठीक है। और मैम अगर दोनों एलिमेंट हेलोजन हो तो? नहीं नहीं बेटा, दोनों एलिमेंट हेलोजन होंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, फिर वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, उस केस में हेट्रोलिटिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। ओके। हाँ, सो दिस इज द थिंग बेटा, ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, ठीक है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर हमारा क्या आ जाता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब हम क्या बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन के, अच्छा CH3 पॉजिटिव है, तो सबसे पहली बात क्या आई कि कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल कार्बन शो, कैसे बताएंगे हम? यस, जब भी बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है ना कार्बन पे, तो वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जब हम सिंपल CH3 लेते हैं ना, तो हम कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं, बट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है उस केस में, sp, ठीक है ना। तो शेप कैसी रहती है इसकी, शेप होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन नीट के पेपर के हिसाब से, ये सिर्फ एक स्लाइड में 3 क्वेश्चन का चांसेस है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तीनों क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ दीज 3 एनी वन ऑफ द क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, ठीक है। रादर वो स्टेबिलिटी पूछे हमसे, किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कार्बोकेटाइन का, या हमसे पूछा जाता है कि कार्बोकेटाइन में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2, या फिर क्या आ जाता है, इसकी शेप कैसी रहती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, कैसी हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप ये शो करता है। सो शेप हमारी कैसे आ जाएगी,
इस तरह से। दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर शेप की एक कार्बन है, हाइड्रोजन, एक आपने डैश बॉन्ड दिखा दिया, एक हमने सॉलिड बॉन्ड, एक सिंपल बॉन्ड। सो इन दिस वे इट विल शो। और पॉजिटिव चार्ज था तो ट्राइगोनल प्लेनर हमने इन दिस वे शो कर दिया। दिस इज द शेप ऑफ मिथाइल केटाइन। कई बार शेप के ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आया है कि आपको शेप्स डिफरेंट टाइप की दे रखी होंगी, बट यू नो इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, सो इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो ये हमारी शेप है मिथाइल केटाइन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्लियर? यस, यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम 1 डिग्री, हाँ मैम मैं अगर बता, मिथाइल ग्रुप के ऊपर उसका फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिकल के फॉर्म में होगा तो मैम उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्या कह रहे हो बच्चे, एक बार मैम दोबारा रिपीट। हाँ, अगर जो हमारा कंपाउंड है CH3 रेडिकल तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उसका sp3 रहेगा बच्चे। sp3। हाँ, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, ये 1 डिग्री का किसी ने पूछा है। 1 डिग्री मतलब बेटा प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री स्टैंड्स फॉर टर्शरी। ठीक है, ये आपने करे हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जिसको थोड़ा डाउट है मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे मान लो बच्चे आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो अगर ये कार्बोकेटाइन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच है तो उसको आप बोलते हो कि ये प्राइमरी है। अगर ये वाले कार्बन के साथ फर्दर आपने देखा 2 कार्बन एटम अटैच है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। अगर बेटा 3 होते तो उसको आप बोलते हैं टर्शरी। सो इन दिस वे वी विल स्टडी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। डैश और डार्क, बेटा ये 3 डायमेंशनल की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आपने स्टडी करी होगी जब आपको 3D में बताया गया था। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, हम 3 तरह के बॉन्ड शो करते हैं। जैसे ये बेटा सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंपल वाला, ये क्या शो करता है कि बॉन्ड आर इन द प्लेन, ये इन द प्लेन में है। और अगर आप डैश बॉन्ड शो करते हो उसका मतलब होता है टुवार्ड्स, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वो बॉन्ड कैसे होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हमारी पहुंच से बाहर। और ये जो सॉलिड बॉन्ड होता है इट इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये किसकी तरफ होता है, ऑब्जर्वर की तरफ। जैसे 3D में हम ऐसे दिखाते हैं ना बच्चे, एक्स वाई और जेड। तो एक्स और वाई तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल बॉन्ड से, जो इन द प्लेन है, जेड हमारी तरफ है, हमारी तरफ होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और एक जब हम 3D में लगाते हैं ना तो एक और पीछे की तरफ होता है, मतलब इसी जेड, जेड का एक एक्सेस बैक की तरफ होता है जो हमें नहीं दिखाई देता। दैट इज शोन बाय डैश बॉन्ड, वो इस डैश बॉन्ड के थ्रू शोन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हमसे थोड़ा अवे है। ठीक है ना, एंड दिस इज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ये हमने करा था ना बच्चे, याद है आप लोगों को 3D में? किस किस को याद है, जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनका तो आई डोंट हैव आइडिया, बट हमारे वालों ने किया था, है ना, नंदिता, सृष्टि ने, एकता, यस। ठीक है बच्चे, अभी क्लियर हुआ नया आपको बेटा? यस मैम। दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे बेटा होमोलिटिक क्लीवेज की। हेट्रोलिटिक तो हमने पढ़ लिया, नाउ कम टू होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ना होमो वर्ड से ही आइडिया ले लेना है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, यानी कि क्या रहेगा होमोलिटिक क्लीवेज में, जब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ना बच्चे, तो वो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ये नहीं है कि एक को इलेक्ट्रॉन मिल गया दूसरे ने रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, दोनों ही शेयर कर लेते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो क्या करता है, एक एक दोनों की तरफ जाता है। तो मूवमेंट जो है ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें पेयर नहीं शिफ्ट करते हम, एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों को। ठीक है, हेट्रो में क्या होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है एक के पास, लेकिन इस केस में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा। और होमोलिटिक क्लीवेज को हम दिखाते भी कैसे बेटा, फिश्ड एरो से। मींस अगर उसमें क्या किया था, उसमें मैंने बोला था कि ये आर है, एक्स है, मतलब सारा बॉन्ड आर के पास, एक्स के पास गया। तो ये चीज हमने शो कर दी थी कि पूरे बॉन्ड इधर शिफ्ट किए थे। दिस इज फॉर हेट्रो। बट अगर हम होमो की बात करें, होमो में क्या होगा कि दोनों को इक्वली अप्रोच करना है आपको। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फिर हम कैसे दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो से, जिसको हम फिशियो या कर्व्ड एरो भी बोल सकते हैं। यानी कि 100 रुपए थे, 50 इसको दे दो, 50 इसको दे दो, दोनों को बराबर में बांट रहे हैं हम।
ठीक है, तो ये स्पीशीज क्या बनाती है, न्यूट्रल स्पीशीज। दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज ऑफ एटम और ग्रुप जो क्या कंटेन करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। अनपेयर्ड क्यों होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इनको दे दिया है, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इनको हम क्या दिखाते हैं, फ्री रेडिकल्स। दीज स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज फ्री रेडिकल्स। ठीक है, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट फ्री रेडिकल भी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज को आप कैसे दिखाओगे कि 50 रुपए इसको दिए, 50 रुपए इसको दिए, अब इसके पास भी 50 है और इसके पास भी 50 है, यानी दोनों में बराबर का बांटा गया है। और इधर मैंने क्या बोला था कि दो बच्चों की रेस है, जो जीतेगा उसको 100 रुपए। अब ये जीत गया, इसको 100 रुपए मिल गए, ये बेचारे को कुछ भी नहीं मिला, जीरो। सो दिस इज हेट्रो। और होमो में क्या हो गई, बराबरी, कि भाई कोई जीते कोई हारे, हम तो सबको 50-50 रुपए देने ही वाले हैं। क्लियर बात? ये संध्या फिर से बॉन्डिंग कर सकते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तब तक बॉन्डिंग बनाते रहते हैं जब तक कि इनको स्टॉप ना किया जाए। जैसे ये आर डॉट है ना, ये आर डॉट फर्दर किसी आर डॉट के साथ रिएक्ट करके आर आर बना देगा। जब स्टेबल बॉन्ड बन गया ना, फिर इसके ऊपर दोबारा अटैक करते हो तब होता है। ऑल्दो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं मिथाइल का फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये मीथेन बना सकता है। ठीक है, सो दिस इज द, दीज आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। तो हमारे कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन की तरह फ्री रेडिकल भी काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया। अब बेटा एल्काइल रेडिकल्स को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में वो कर सकते हैं ना, क्लासीफाई। तो एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी भी कैसे इंक्रीज करती है, प्राइमरी टू टर्शरी। क्या रहता है, अगर हमारे पास बेटा फ्री रेडिकल भी हो तब भी उसका ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम प्राइमरी टू टर्शरी जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर कंसीडर्ड एज फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म भी आप इसको बोल सकते हो, फ्री रेडिकल फिजन, होमोलिटिक फिजन बोल दो, बहुत सारे नाम है इसके, फ्री रेडिकल, होमोपोलर, नॉन पोलर, होमोलिटिक फिजन, ये सारे इसी के नेम है। क्लियर सबको? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फिर आइसो सेकेंडरी, ये प्राइमरी हो गया, और ये सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इसका ऑर्डर भी क्या रहता है, मिथाइल का फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर सबको? यस बच्चे, दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। यस, इट इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, गिव मी हाई फाइव जिसको क्लियर है, फटाफट से गिव मी हाई फाइव। अरे बहुत कम बच्चों। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, नाउ कम टू अनदर वन बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब हम इनको ना तोड़ के पहले तो याद करते हैं, भाई ये न्यूक्लियोफाइल क्या बला है और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है। पहले इनको तोड़ तोड़ के देखते हैं ये है क्या चीज। अब बात आई न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल को बोल दिया मैंने, टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियो एंड सेकेंड वन इज फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस, एंड फाइल मतलब होता है हमारे पास लविंग। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो न्यूक्लियस लविंग हो, जो न्यूक्लियस को क्या करते हो, प्यार करते हो। अब भाई हमने तो सुना है, चाहे वो दोस्ती हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स में ही हो, हमने ये सोचा है कि हमने ये जरूर देखा है कि जो हमसे उल्टा होता है ना, उसकी तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। कोई अगर हम पूरी भीड़ में खड़े हो, कोई कुछ अलग बोल रहा हो ना, उसको सब देखने लग जाते हैं, अरे भाई ये अलग ही रहा। जैसे पूरी क्लास में, ऐसा आपके स्कूल में अक्सर होता होगा, पूरी क्लास चुप बैठी है, एकदम से टीचर के साथ कोई पंगे लेने वाला एक बच्चा खड़ा होके कुछ बोलने लगता है, हम सब उसी को देखते हैं, ये भाई दबंग है, उसको सारे बोलते हैं ये दबंग है, ये कुछ भी बोल देता है ना। वो हो गई कि उल्टी चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, कि कोई उल्टा किसी ने बोल दिया, या सबको आंसर सही पता था, एक बच्चे ने बिल्कुल ही बेचारे ने गलत बोल दिया, तो सब उसी की तरफ देखते हैं, इसने क्या बोल दिया, है ना, वही चीज।
तो न्यूक्लियोफाइल, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब न्यूक्लियस को लविंग कौन से होंगे, न्यूक्लियस को प्यार करने वाले कौन से होंगे, जो खुद नेगेटिव, है ना, जो खुद क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, दे आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, वो खुद ही बेचारे नेगेटिव होते हैं, तभी वो न्यूक्लियस के ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो वो हो गए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग। So a reagent that an electron pair is called nucleophile, that is nucleus seeking, मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो किसी भी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल है। और अब बात आ गई इलेक्ट्रोफाइल की। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल को लिखा, हम इलेक्ट्रोफाइल को भी लिखते हैं। भाई इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। अब एक ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, तो उसको प्यार करने वाला तो पॉजिटिव ही होगा ना। यस, सो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से हो गए बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, डैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिंग। जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं वो गए हमारे इलेक्ट्रोफिलिंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तो समझ आया ना हमें, यस और नो? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट, Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, चलो अब हम देखते हैं आगे इसमें करना क्या है हमें। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है, वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, विच इज दैट स्पेसिफिक पार्ट और दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेके ही आने वाला है। अगर वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो ये चीज उल्टी होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो इलेक्ट्रोफाइल भी उल्टा ही चलेगा ना, वो कहेगा तूने मेरे सेंटर पे अटैक किया, अब मैं तेरे सेंटर पे अटैक करूंगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। ठीक है ना, एक बच्चे को आजकल थप्पड़ मारो ना, वो दोबारा थप्पड़ मार देते हैं, है ना। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, एक को मारा वो दूसरा उसको चटाक के एक और मारेगा, वही चीज है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक फिर किस पे करेगा, वो ऑब्वियस है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे करेगा। तो दस द इलेक्ट्रोफाइल रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन लविंग है तो बेटा ऑब्वियस ही बात है ना कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से मांगता है, न्यूक्लियोफाइल से ले लेता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो अब हम थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इन डिटेल्स में हमें देखना है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन से होंगे व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बनेगा। अब हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। तो जैसे एक बच्चे ने पूछा ही था, मैम कैसे पता चलेगा किस पे चार्ज लगाना है और किस पे नहीं। ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन था, तो उसमें हेलोजन था, तो बट ऑब्वियस बच्चे हेलोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। लेकिन इसमें हेलोजन नहीं है, बट कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिसको हमें देखना है कि हाउ दे गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है CH3 SCH3। इसके पास बेटा सल्फर है। अब सल्फर को देख के क्या लगता है कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या नेगेटिव? अगर हम सल्फर की बात करें, नेगेटिव, बिल्कुल सही, पर क्यों? मैम क्योंकि उसके क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैम। सिक्स इलेक्ट्रॉन से। हाँ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसको इलेक्ट्रॉन क्या है, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, गेन कर लेता है वो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जनरली सल्फर का देखे तो 16 होता है इसके पास। ठीक है, 286, इसको चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन अपनी शेल पूरी करने के लिए, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन।
जब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बेटा, जब हम करते हैं ना कई बार हमें हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं, तो मैं बोलूं कि मेरे पास ना 98 रुपीज इकट्ठे हो गए, तो अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं 8 रुपए खर्च करके इसको 90 का इवन बनाऊं, मैं ये सोचूंगी कोई मुझे 2 रुपए दे दे भाई, मेरे 100 रुपए बन जाए, है ना, यही करते हैं हम। तो ऐसे ही सल्फर के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ से फटाफट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज देता है। ये क्या बनाता है, CH3 पॉजिटिव और SCH3 नेगेटिव। और साइनाइड क्या होता है, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, बी साइनाइड की, साइनाइड तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, ये तो होता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी आउट करता है। बट अगर हम इस चीज की बात करें तो इसका क्या कहना चाहोगे आप, कॉपर की, ये तो थोड़ी मैम सिंपल। कॉपर पे प्लस आएगा, क्योंकि क्यों? कॉपर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, कॉपर जो है वो पॉजिटिव करेक्टर शो करता है हमेशा, कॉपर मेटल है, तो ठीक है ना, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं कैरी करती, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये उल्टा करेगा, ये आयन देगा CH3 को, ये बनाएगा कार्बन एनायन, और कॉपर पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कंसीडर्ड एज कार्बन एनायन, ठीक है। मैम वो CN वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, सेकंड वाला। सेकेंड वाले में बेटा साइनाइड जो है वो होता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, साइनाइड जनरली कैरी करता है नेगेटिव चार्ज ही, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज ही लेगा, उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का ही है, जबकि मैम तो हाँ बोलो। लॉ ना होगा कि मतलब साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, ये साइनाइड का तो लर्न, जैसे ये हेलोजन हो गए, साइनाइड हो गया, SCH हो गए, ये सारे ही क्या करते हैं, कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दैट्स वाई, तो ये कार्बन आयन हो जाएगा, थर्ड वाला कार्बन आयन हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप लोगों ने हमने 2 ऑर्डर पढ़े बेटा, कार्बोकेटायन का पढ़ा हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, लेकिन हम कार्बोएनायन का भूल गए, कार्बोकेटायन का हमने पढ़ा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और यहाँ पे मिथाइल, लेकिन कार्बोएनायन का ना उल्टा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है, ये कई बार आता है क्वेश्चन, क्योंकि कार्बोएनायन का ना मेंशन नहीं किया होता बुक में किसी में जनरल में, तो ये हम भूल जाते हैं कई बार डिस्कस करना, तो कार्बोएनायन का याद रखना है, और फ्री रेडिकल का तो हमें याद ही है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का सेम होता है बच्चे, सिर्फ कार्बोएनायन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी शो करता है। अच्छा होगार्बोएनायन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की भी, ठीक है ना, CH3 नेगेटिव में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, sp3 होती है। क्लियर ये सबको, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, डन है, यस। चलो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, अच्छा है, ना क्या कह रहे हो बच्चे, हमें नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा ना। हाँ हाँ बेटा ये मिल जाएगा आपको, आप ये बिटली लिंक पे जाना, मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगी, मैं दोबारा भेज रही हूँ bit.ly/नवनीत मैम, ठीक है, तो इस पे आप जाओ, आपको सारे नोट्स वगैरह जो है मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अपलोडेड है, थर्ड और फोर्थ के, मतलब ये हमारा फोर्थ है, तो इसके मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो आपको सब मिल जाएगा, ओके। अच्छा चलो अब हमें क्या करना है, इनको देखना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अभी अभी हमने बात करी थी ना, न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या जिनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिवली मतलब वो देने के लिए बेताब बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, ठीक है ना, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब उनके पास फालतू है तभी दे रहे हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो जिनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो क्या कहते हैं हमें दे दो वाले, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल हम कह सकते हैं ये दानी है एक तरह से, ये क्या कर रहे हैं, देने के लिए बेताब है, दे आर सेइंग कि हम डोनेट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या करें, हम डोनेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़े भूखे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें ही डोनेट कर दो, ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हमें इनमें से देखना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, विद रीजन पूछा है, तो एक बार इसको सारे बच्चे अकॉर्डिंगली चार्ट में लिखेंगे कि मैम न्यूक्लियोफाइल ये होंगे और इलेक्ट्रोफाइल ये वाले होंगे, ओके, लेट्स डू इट। देखते हैं कौन सबसे जल्दी बताता है मुझे, वैसे कोई प्राइज नहीं है जल्दी बताने पे, आराम से बताना सोच समझ के, ठीक है।
Yes, go for it. फटाफट से। न्यूक्लियोफाइल नंदिता इज सेइंग ओके। मैम CH3 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल होगा। वेरी गुड। देखो अब हम न्यूक्लियोफाइल को तो ब्लू पेन से ही राउंड करने वाले हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी हैं वो न्यूक्लियोफाइल होगा। 1 2 और ये भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और एक और चीज, न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं जो डोनेट कर रहे हैं? इसके अलावा लग रहा है कोई न्यूक्लियोफाइल? इसके अलावा कौन सा? बिल्कुल सही, लोन पेयर है इसके पास बच्चे। जिसके पास लोन पेयर होता है ना, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल सही, उनके पास टेंडेंसी है रेट वाला। डोनेट करने की। हाँ बोलो बच्चे, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। हाँ ठीक है, ये हो गए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को हम रेड पेन से मार्क करते हैं, बचे हुए बेचारे। ये BF3, ये बोरोन के पास पहले ही कमी होती है, ये तो मांग रहा है, कह रहा है मेरे को दे दो इलेक्ट्रॉन। जो मांग रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। 4 न्यूक्लियोफाइल थे और 4 ही हमारे क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए हमारे। और एक और यहाँ पे मेंशन करना ये भूल गए, वो क्या था हमारा NH2 नेगेटिव। ठीक है, these species have unshared pair of electron which can be donated and shared with an electrophile। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल हमारे ये 4 हो गए। रिएक्टिव साइड के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जिनको चाहिए वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल, और जिनके पास फालतू है दान करने के लिए वो हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर है सबको इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल? यस एनीवन हैविंग एनी यस डाउट? मैम। अच्छा, अब बात आती है कि नो हमें, मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? यस, विच वन वुड बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? सेंटर का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर हेयर? केंद्र। बिल्कुल सही, ठीक है, एक हमें हिंदी में आंसर मिल गया कि केंद्र। तो बेटा मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास कौन सा होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है ना, जहां पे हमें क्या लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कोई पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और कोई दूसरे वाला जो है नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है ना, जब दोनों के बीच में पोलैरिटी में चेंज आता है तो वहां पे जो अटैक है वो इजी हो जाता है। अटैक क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि अब इस पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इजिली अटैक कर सकता है। अब देखो मैंने ये भी हिंट दे दिया कि अटैक न्यूक्लियोफाइल ने करना है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है वो अटैक पॉजिटिव साइड पे करेगा। तो अब आपको यहाँ पे वो साइड्स दिखानी है जो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो और जिसपे पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, अब देखो करके, तीनों का बताएंगे बच्चे, इसमें ABC नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमने तीनों का बताना है। कार्बन होगा। हाँ ये सही है, मैम कार्बन। नंदिता ने तो सही आंसर दिया हमारा, कार्बन होगा। बट कौन से वाला कार्बन होगा वही हमें चीज देखनी है। ऑक्सीजन के साथ वाला जिसमें डबल बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल सही। तो हम देखो बेटा ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O कर दो, इसका H इधर ले आओ, ये CH3 है। तो ये कैरी करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसी पे अटैक करेगा। और ऐसे ही अब हमारे पास ये है CH3 साइनाइड। अब ये साइनाइड का कार्बन और नाइट्रोजन वाला ही आ जाएगा, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा ये वाला कार्बन। और इसमें तो बट ऑब्वियस है CH3 और I है, I पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो अटैक होगा इस वाले कार्बन पे। सो इन दिस वे वी कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्लियर हुआ सबको?
यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, फटाफट समझ लेते हैं। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाले। अब बच्चे हमारे पास आते हैं कुछ इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम इसमें, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 4 इफेक्ट्स हमें स्टडी करने हैं। तो मैं ये चारों इफेक्ट आज तो नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये इफेक्ट होते क्या हैं और क्यों होते हैं, और आगे इफेक्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपनी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रॉन। यस यस, टेल मी। मैम संध्या को समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? यस नंदिता, विच वन? मैम संध्या ने मतलब मैसेज में लिखा है जिसको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है संध्या, एक बार दोबारा बता देते हैं बच्चे। देखो क्या है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना था बच्चे। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा कि जिसपे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होगा जो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करेगा। जो क्या कैरी करेगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज, यानी उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे वाले पे नेगेटिव होगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी कर सकता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, जब दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव आता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है। तो बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज कार्य कर रहा है ना कार्बन, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऐसे ही अगर हम साइनाइड की बात करें, साइनाइड में कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हो गया? कार्बन वाला। ऐसे ही CH3I में ये कार्बन है और ये आयोडीन है। हेलोजन हमेशा ही नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये पॉजिटिव। तो अटैक किस पे होगा? इस वाले कार्बन पे। ठीक है ना, तो यही चीज इन्होंने लिखी है कि कार्बन, ये वाले 3, the starred carbon are electrophilic center as they will have partial positive charge due to polarity of the bond। और पोलैरिटी बच्चे कहाँ पे आती है? जहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब अगर हम HCl की बात करें बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करे और एक नेगेटिव, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं, है ना, उनको हम पोलर बोलते थे। और नॉन पोलर मैंने कैसे सिखाया था? नॉन पोलर को हमने याद रखा था जुड़वा भाइयों के नाम से। नॉन पोलर कैसे होते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्विन ब्रदर या जुड़वा भाई, एक जैसी शक्ल वाले, जैसे H2 है, ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया। इसमें भी हम चार्ज में डिफरेंस जरूर दिखाते हैं कि H और H पे ये पार्शियल पॉजिटिव करेगा, पार्शियल नेगेटिव करेगा, बट वो डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देते हैं कि ओवरऑल डायपोल मूवमेंट इसका 0 है। और अगर हमारा ओवरऑल डायपोल मूवमेंट 0 हो तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कि ये नॉन पोलर नेचर के हैं। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। क्लियर हुआ बच्चे? संध्या, दैट्स ग्रेट, नेहा को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलो, अब हम एक ये बात कर रहे थे बेटे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, चाहे वो उसके ग्राउंड स्टेट में हो या कैसे भी हो। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? आइदर इन द ग्राउंड स्टेट, कि जब भी कोई एटम या कोई ग्रुप उस पर अटैक करे और वो अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाए। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 स्टूडेंट बैठे थे, ठीक है, और ये जगह खाली थी, 3 का बेंच था, ये जगह खाली थी। अब क्या करता है, कोई बच्चा इधर से नहीं आता, वो इधर से आ जाता है, वो उसको क्या कहता है कि खिसकियो। अब 2 यहाँ बैठ गया, 1 वाला यहाँ बैठ गया और वो तीसरा बच्चा आके यहाँ पे बैठ गया। ये हुई ना डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास में कई बार होता है ना, वो बोलता है अरे उधर 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 हो जा, ठीक है ना, थोड़ा उधर खिसक जा। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी हमारे पास क्या होता है बच्चे, कि किसी चीज के अटैक करने से या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के आने से जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उनके जो मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग दिखाएं, उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वो क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब भी वो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या कोई प्रेजेंस हो अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट की, या कोई एटम हो जाए या कोई भी ग्रुप आप खुद से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो या कुछ अटैक कर रहा है, उनकी वजह से एटम्स जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हों या बैक की तरफ शिफ्ट हों
या उनमें कुछ शिफ्टिंग आए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उनकी पोजीशन का डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, तो इसमें काफी सारे इफेक्ट हैं हमारे पास। इंडक्टिव आता है, रेजोनेंस आता है, मीजोमेरिक आएगा हमारे पास, उसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज ऑल इफेक्ट्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये सारे इफेक्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना किया, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये देखो ये सारे इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, मीजोमैरिक, रेजोनेंस, ये सारे हम अपनी आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे। बट यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? मैम यस बच्चे, संध्या। मैम जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो हम खुद रिएक्शन करके करवाते हैं या वो खुद से ही होते हैं? बेटा ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद ब खुद भी वो क्लीव कर जाते हैं, नहीं तो हम रिएक्शंस के थ्रू भी करवा सकते हैं। सो बोथ वुड बी देयर। ठीक है, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम बच्चे। मैम ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हाँ बच्चे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमने वैसे जनरली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मान लो कोई दो बच्चे यहाँ बैठे थे बेटा, 1 और 2 यहाँ पे बैठे हैं और 3 की सीट है, ठीक है ना, नहीं वो यहाँ बैठे थे और 3 की सीट है, ये सीट मेरी खाली है। तो अब कोई बच्चा यहाँ से आता है, वो उसको क्या कहता है कि भाई आगे बैठ जा, इसने बोला कि अब तू भी आगे हो जा। तो अब वो क्या करे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली किसी तीसरे के आने की वजह से। ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो वही चीजों को हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, कि कैसे कोई अटैकिंग रिएजेंट के आ जाने से कोई मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड लीव कर देता है, या किस तरह से बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बहुत सारे हैं इसके, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेटिव, ये सब। मैम आप कौन से ग्रुप में पढ़ाते हो? ये हमारा 37 है बेटा, 37। वैसे मैं काफी सारे ग्रुप्स में पढ़ाती हूँ, बट ये पर्टिकुलरली हमारा 37 है। ठीक है ना, हाँ संस्कार हमारी क्लास का मॉनिटर भी है। ठीक है, ये ध्यान रखता है कि कितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं, है ना। ओके चलो ठीक है, सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा क्लास। यस, इज यस इट? मैम। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो फिर बेटा हम अपनी यस नेक्स्ट, मैम। मैम ओके बच्चे, आपके साथ ही होगी। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट में मिलेंगे। आप लोगों का मैथ्स का क्लास होगा, 5 मिनट रेस्ट लो, पानी वानी पियो, फिर क्लास में जाना। मैम नेक्स्ट क्लास में आप ही रहोगे? नहीं नहीं, आई थिंक सो आज आपके टीचर छुट्टी पे थे, दैट्स वाई आपकी क्लास मेरे पास शिफ्ट हुई है। ऑल्दो वही लेंगे, ठीक है ना। आपको शुभम सर पढ़ाते हैं? यस मैम। हाँ वो शायद, ठीक है, तो दैट्स वाई। ओके, गुड नाइट, बाय बच्चे, बाय अभिनव।